डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में वेलकम। आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ये जो अध्याय है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अध्याय है, ठोस आकारों का चित्रण। हम देख रहे हैं कि इसमें ठोस आकारों का चित्रण किस तरह से किया जाता है। हमने विभिन्न प्रकार के घन, घनाभ इस प्रकार के आकार बनाए हैं और आगे भी हम बनाएंगे। जो आज है हम देखेंगे कि किस तरह से ठोस वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। हमको कई बार कई ऐसी वस्तुएं दिखाई देती है जिनको हमको गिनने के लिए कहा जाता है, लेकिन उनको गिनना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम उसमें अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, इसमें इतने त्रिभुज हो सकते हैं, या इतने आयत हो सकते हैं, इतने वर्ग हो सकते हैं, या इसमें इतने घन हो सकते हैं। ये हम अंदाजा लगाते हैं। आप सबने एक क्यूब वाला खेल खेला होगा। एक क्यूब होता है, उसको आप सब अलग अलग रंगों का होता है, उसमें आप सबको एक फलक पर समान रंग करने पड़ते हैं। तो वो खेल इस तरह से खेल से संबंधित ही है। उसमें आप देख सकते हैं कि कुल कितने क्यूब हैं। क्यूब की संख्या भी आप उसमें देख सकते हैं। 3 क्यूब की उसमें एक पंक्ति होती है और एक कॉलम होता है। तो इस तरह से पूरा जो एक कॉलम होता है उसमें हमारे पास 9 क्यूब होते हैं। दूसरे कॉलम अर्थात स्तंभ में फिर 9 होते हैं, और तीसरे स्तंभ में भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। जिसने खेला होगा उसको ध्यान होगा। तो इस तरह से 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब होते हैं उसमें। और आप उसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जब हम 3 का क्यूब अर्थात घन करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो भी हमें कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। अगर 4-4 की पंक्ति होंगी तो उसमें हमें 4 का क्यूब अर्थात कितना प्राप्त होगा? 64 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आज हमको कुछ चित्र दिए गए हैं जो हम देखेंगे कि उसमें कितने घन है, उनको हम गिनने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम बोर्ड की तरफ। तो अब देखिए, हमको ये एक बोर्ड पर चित्र दिए हुए हैं, 3 चित्र। इनको आप क्रियाकलाप की तरह कर सकते हैं। जब आपके पास खाली समय है तो आप ऐसा चित्र बना सकते हैं और उसमें अपने किसी दोस्त को पूछ सकते हैं उससे कि इसमें आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं, इस आकृति में कितने घन दिखाई दे रहे हैं और इस आकृति में कितने घन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये पहली आकृति है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि कितने घन है, घनों को गिनने की। तो ये देखिए, आपको एक घन दिखाई दे रहा है, इधर ये दूसरा घन, ये तीसरा घन, और इधर आपको पीछे की तरफ एक और घन दिखाई दे रहा है। एक तरह से ये अभी हमने जो पिछले सेशन में चित्र बनाए थे, समदूलिक चित्र, उस तरह से चित्र बने हुए हैं। लेकिन ये इनको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक चित्र बोलेंगे, क्योंकि ये हमने साधारण कागज पर बनाए हैं। तो इस तरह से इस पहले जो आपको दिया गया है, ठोस वस्तु कोई आपको दी गई है, उसको आप इधर से देख रहे हैं सामने की तरफ से, तो आपको उसको ये 3 तो आपको पूरे दिख रहे हैं घन, लेकिन ये एक घन आपको थोड़ा सा दिख रहा है। तो इस तरह से इसमें आप कह सकते हैं कितने घन हैं इसमें? पहले में 4 घन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान दिखनी चाहिए, लेनी है। अब देखिए, अगला दूसरा चित्र हमको दिया गया है। इसमें देखिए, आपको इधर से आपको केवल सामने की तरफ ये इधर आपको एक घन निकला हुआ दिख रहा है। उभरा हुआ जो घन है ये हमारा एक घन है। फिर बीच में देखिए, आपको ये बीच वाली लाइन अपने को यहां से देखनी है। एक, इसके ऊपर एक और 2, और इसके ऊपर एक 3 घन, और एक घन आपको पीछे की तरफ दिख रहा है निकला हुआ। ये जो घन है ये पीछे की तरफ निकला हुआ है। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर इधर पीछे की तरफ घन निकला हुआ है। तो आपको देख सकते हैं 1 2 3 घन एक के ऊपर एक है। फिर इधर से देखिए, बीचों बीच में भी 3 घन है। तो इस तरह से कुल ये घन हो गए 5। 1 2 3 4 और उधर वाला हो गया 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कुल कितने घन है हमारे पास। यहाँ पर हो चुके हैं हमारे पास कुल 5 घन। तो इस तरह से ये भी आपने पता लगा लिया या अंदाजा लगा लिया। ये अभी आप जब तक आपको हमको ये वस्तु दिखे तब तक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपने अंदाजा लगाया 4 घन है, इसमें अंदाजा लगाया 5 घन है। ये प्लस का निशान आप जान सकते हैं। इसको अगर हम सीधा कर दें तो प्लस का निशान बनेगा। तो इसमें आपको जितना इधर दूरी है उतनी दूरी उधर है, जितनी दूरी ऊपर है उतनी दूरी नीचे है। अब ये देखिए, ये आपको एक और ठोस की डिजाइन दी गई है। इसमें 2-2 घनों का समूह बनाया गया। देखिए, पहला, दूसरा घन, फिर तीसरा और ये चौथा घन इसके साथ का। फिर इसके ऊपर रखा गया है 5वां घन और 6ठा घन, और एक ये घन है पीछे। देखिए वापस
1 2, ये 2 का समूह हो गया। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये पहला घन हो गया, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन हो गया और ये चौथा घन। ध्यान दीजिए, ये घन का सामने वाला फलक है, जैसे ये भी क्या है, इस घन का सामने वाला फलक है। तो 1 2 3 और 4। अब ये हमारा हो गया पांचवा घन और ये हो गया हमारा छठा घन। आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिला के हमारे इसमें 6 घन हैं जो हमको इस तरह से जमा के दिए हुए हैं। तो आपको ये चित्र भी बनाने हैं और बहुत ध्यान से बनाना है इनको। ऐसे चित्र आप बनाना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको चित्र बनाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें आप सब प्रत्येक घन को बता सकते हैं कि अलग अलग किस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा ध्यान से बनाना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से जो पहला हमको आकृति दी गई थी उसमें 4 घन हमने लगाए। दूसरी आकृति में हमने कितने घन देखे, 5 घनों को देखा। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, वहां पे 1, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए 1 2 3, और ये जो घन है ये है हमारा चौथा घन। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और ये जो सामने वाला घन है ये कौन सा घन है, पांचवा घन। और इसमें आपको दिखी गए 1 2 3 4 5, और ये नीचे वाला जो घन है ये कौन सा है, छठा घन। तो इस तरह से 4 घन 5 घन और 6 घन हमको इस पहली 3 आकृतियों में हमको दिखाई दे रहे हैं, या हमने इनका अंदाजा लगाया है। इसी तरह का आपका जो आकृति 15.17 है जो आपकी किताब में दी गई है, उसमें भी आपको घन दिए गए हैं। इसी तरह से आपको उसमें घनों का संख्या का ध्यान रखना है और गिन के आपको उसमें अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। जैसे आप देखिए अपनी पुस्तक में, आपको प्रयास कीजिए में जो पहला आकृति दिख रही है उसमें जो सामने वाला, ठीक जो सामने वाला पृष्ठ है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कुल आपको दिख रहे होंगे 4 घन ऊपर बने हुए हैं और 4 घन कहाँ बने हुए हैं, नीचे बने हुए हैं। तो इस तरह से जो फलक आपको दिख रहा है उसमें 8 घन बने हुए हैं। वापिस एक बार बोल रहा हूँ, किताब का जो पृष्ठ संख्या 302 है उस पर जो लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए आकृति 15.17, उसमें आपको जो पहला चित्र दिया गया है उसमें आपको जो सामने वाला फलक है उसमें कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 8 घन दिखाई दे रहे हैं। अब आप बीच वाली पंक्ति में चलिए, सेम ऐसे कैसे, बीच वाली पंक्ति में भी आपके कितने घन होंगे, 8 घन। 4 घन आपको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं और 4 घन जो आपकी पहली पंक्ति उसमें नीचे की तरफ होंगे। तो 8 और 8 हो गए 16 घन। तीसरी और अंतिम पंक्ति, इसमें आपको दिख गया होगा कुल 3 पंक्तियां हैं हमारे, 2 पंक्ति नीचे है और 3 पंक्ति उनके ऊपर चल रही है। तो तीसरी जो अंतिम पंक्ति है उसमें भी 4 घन ऊपर है और 4 घन उसके नीचे हैं। तो इस तरह से कुल कितने घन है, उसमें भी 8 घन है। तो 8 घनों के 3 स्तंभ हो गए, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 12 घनों की आपके 2 पंक्तियां हो गई। तो एक पंक्ति में अगर 12 है तो दूसरी नीचे वाली पंक्ति में भी कितने घन है, 12 घन है। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए। या आप ऊपर से नीचे स्तंभ में गिनना चाहते हैं तो 8 घन ऊपर है और 8 घन नीचे, 4 और 4 8, तो 8 8 की कितनी स्तंभ हो गए, 3 स्तंभ हो गए। 8 तिया 24 स्तंभ हो गए। तो इस तरह से जो आपके बाकी दोनों हैं, इसमें बाकी दोनों जो प्रयास कीजिए में, उनमें आप ऐसे घनों को गिन सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको चित्र बनाना है और उनको गिन के लिखना है। अब हमको एक उदाहरण दिया गया है, यदि 2 सेमी गुणा 2 सेमी और फिर गुणा में है 2 सेमी, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है उसकी समान वाले 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी।
विमाओं से अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि हमने 2 सेमी का पहला घन, ये पहला घन है और ये है हमारा दूसरा घन। इन दोनों घनों को हमने क्या किया है, बिल्कुल सटा के रखा है, अर्थात एक दूसरे के बिल्कुल चिपका दिया है। तो जब हमने चिपका दिया तो आपको दिख रहा होगा जब घन होता है तो उसकी सभी भुजाएं आपस में बिल्कुल समान होती हैं, लेकिन जब हमने 2 घनों को चिपका दिया है तो इसकी देखिए लंबाई अब ज्यादा हो गई है, चौड़ाई कम हो गई है और ऊंचाई भी क्या हो गई है, कम। तो इस उदाहरण में हमसे यही पूछा गया है कि जब दो घनों को हमने बिल्कुल सटा के रखा है तो जो घनाभ बन गया उसकी विमाएं क्या होंगी, अर्थात लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी और ऊंचाई क्या होगी। तो इस प्रकार हम लिख देंगे यहां पर, इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई। तो देखिए जो लंबाई है वो हो जाएगी, पहले केवल एक घन था तो 2 थी, अब 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 सेमी। तो इस तरह से इस घनाभ की विमाएं अर्थात लंबाई हो गई यहाँ पर 4 सेमी। चौड़ाई में देखिए कोई फर्क नहीं है, चौड़ाई वही 2 सेमी है और ऊंचाई भी 2 सेमी है। तो लिख देंगे चौड़ाई बराबर 2 सेमी और ऊंचाई बराबर हो गया यहाँ पर, वो भी कितना है, 2 सेमी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी घनों को सटाकर रखा जाए तो उनकी जो लंबाई होती है, भुजा होती है घन की, वो दोनों जुड़ जाती है। यहाँ पे 2 ही घन है इसलिए हमने 2 बार जोड़ा है। अगर 3 घन होंगे तो 3 बार जोड़ना पड़ेगा, 4 घन होंगे तो 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो केवल किसमें फर्क आता है, जो घनाभ बनता है उसकी लंबाई में फर्क आता है पहले वाले घन से। चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है अगर आपने उनको इस तरह से रखा है। तो अगर आप एक के ऊपर एक रख देंगे, जैसे आपने इस घन को यहां से उठा के यहां रख दिया, तब भी 2 घन सट गए, तब लंबाई में फर्क नहीं आया, चौड़ाई में नहीं आया, तब किसमें फर्क आ जाएगा इसकी, हाँ बताओ, ऊंचाई में। शाबाश, क्योंकि तब हमने क्या किया, एक घन को इस घन को उठाया यहां रख दिया, तो ये 2 यहां से यहां तक और इसके ऊपर 2 और आ जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको जब भी कोई सवाल ऐसा आए तो उसमें चित्र बनाना है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा फटाफट। ये चित्र कच्चा है, पक्का चित्र नहीं है, कच्चा चित्र बनाएंगे और अंदाजा लगा लेंगे। अब एक उदाहरण देखिए कौन कौन सही बताता है। मान लो इसकी जगह हमको लंबाई दे दी है 5 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहे हैं कि यदि 5 गुणा 5 गुणा 5 वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्या परिवर्तन हो जाएगा या विमाएं क्या होंगी उसकी। तो देखिए अब 2 की जगह हम कितना लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5। तो जो परिणामी घनाभ बनेगा उस घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5, 5 और 5 शाबाश 10, तो कितना हो जाएगा 10 सेमी। चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 5 सेमी रहेगी। ऊंचाई में कितना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो भी कितनी रहेगी 5 सेमी। तो इस तरह से आप इस प्रकार 2 घनाभ के या 2 से अधिक घनाभ के भी प्रश्न बना के अपने मित्रों से, अपने घर वालों से, अपने बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं कि चलो हमने ऐसे 5 घनाभ रख दिए और एक घनाभ की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो जो घनाभ 5 घन रख दिए और एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो फटाफट आप पहले सोच लो फिर पूछो दूसरों से, देखो वो कितनी देर में बताते हैं। तो बताओ 5 घनाभ रखे तो कितनी हो जाएगी लंबाई, 5 दूनी 10, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, अपने खुद भी और दूसरों से पूछ के उनको भी बता सकते हैं, जिससे उनको लगे कि अरे वाह हमारा बेटा या बेटी कितना होशियार हो गया है। अब देखिए हमको एक उदाहरण दिया गया है, इसमें 2 पासे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों पासों को बिल्कुल सटा के रखा गया है। ये है हमारा पहला पासा और इसी के ठीक पास में है दूसरा पासा। आपको दिख रहा होगा इनके ऊपर हमको पासों का एक एक फलक दिख रहा है और एक फलक ऊपर वाला भी दिख रहा है। तो लेकिन जो सामने वाला फलक है उसमें दिख रहा है आपको पहले पासे पर
कितना दिख रहा है यहाँ पर 5 बिंदु आपको दिख रहे हैं अर्थात 5, और दूसरे पासे पर आपको दिख रहे हैं कुल मिला के 6 बिंदु अर्थात 6। अब इसमें हमको सबको ध्यान होगा, जब हमने पहले पढ़ा था कि जो पासा होता है उसके विपरीत फलकों पर अंकों का योग होता है सदैव 7 होता है। तो हम जानते हैं कि पासे पर विपरीत फलकों पर स्थित अंकों, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु भी बोल सकते हैं, किसी किसी में बिंदु भी हो सकते हैं, का योग सदैव कितना होता है 7 होता है। तो ये हमारी पुस्तक में लिखा भी हुआ है कि पासे जो भी होते हैं उन पर विपरीत फलकों पर, अर्थात ये जो फलक है इसके ठीक पीछे वाला फलक, ये इधर वाला, इस फलक के ठीक पीछे वाला फलक, उस पर अंकों या बिंदुओं का योग सदैव कितना होता है 7 होता है। तो जो ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि अगर हमको यहाँ पर दिख रहे हैं 5 और यहाँ 6, तो इसके विपरीत फलक पर जो अंक होंगे उन बिंदुओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो पहले हमको देखना है कि जो इसका पहला है अर्थात ए, उसमें बोल रहा है कि एक पासे पर 5 है और एक पासे पर 6 है, तो इसके विपरीत फलकों पर जो अंक है उनका योग कितना होगा। तो देखते हैं अब, इनके विपरीत फलकों पर अंकों का योग बराबर, तो पहले हमको अंक निकालने पड़ेंगे कि वो अंक क्या होंगे दोनों। तो ये लाइन अगर आपको ध्यान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 का जो विपरीत होगा वो होगा 2, क्योंकि 5 पे जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसलिए पहले पासे पर तो इसके विपरीत और है 5 के विपरीत और है 2। अब दूसरे पासे पर देखिए 6 है, 6 के विपरीत और कितना होगा 1, क्योंकि 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। तो इस तरह से देखिए इनका योग कर लीजिए 2 और 1 3, और इनका योग कर लीजिए 6 और 5 11 और ये हो गए 3 14। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर क्रम से देखेंगे तो 5 का विपरीत अंक कितना होगा 2, और 6 का विपरीत अंक कितना होगा 1, तो 7 और 7 कितने होते हैं 14, दोनों का अंकों का योग भी 7 हो गया, और दोनों का जब जोड़ किया तो हमने वो भी कितना हो गया 14 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 का विपरीत 2 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। आप अब बिना देखे बता सकते हैं पासे को, आपको पासा देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये जो नियम है ये याद है तो। इसी में दूसरा पूछा है उसने, जो इसका बी पार्ट है। अब आपको दिख रहा होगा इस पासे के ऊपर वाला फलक भी हमको दिखाई दे रहा है, उस पर हमको दिखाई दे रहे हैं कितने बिंदु, पहले पासे पर 4 बिंदु और दूसरे पासे पर कितने बिंदु है 3 बिंदु। तो देखिए, तो वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो इसका दूसरा फलक है ऊपर वाला, उस पर अगर 4 और 3 है, तो जो बिल्कुल नीचे वाला फलक है, जो छुपा हुआ फलक है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल तल है, पासा उन पर ही टिका हुआ है, उसमें कितने कितने अंक होंगे। तो देखिए 4 का विपरीत, 4 में कितना जोड़े कि हमें कितना प्राप्त हो जाए 7 प्राप्त हो जाए। तो सबको आ गया है, आवाजें आ रही है पीछे से उत्तर की, तो जो उत्तर आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 4 का विपरीत फलक पे कितना होगा अंक 3, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो 3, ऐसे ही 3 दूसरे पे 3 है ऊपर, तो नीचे क्या होगा 4, जोड़ करके आप चेक कर सकते हैं। 4 और 3 का जोड़ कितना आएगा 7, और 3 और 4 का जोड़ भी कितना आएगा 7, और ये 7 और ये 7 मिलकर कितने हो गए 14। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पासों पर कितने भी आपके बिंदु आ जाएं, अगर उसमें हमको दिए गए हैं अंक,
तो हम उसके विपरीत फलक पर दूसरा अंक मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर केवल एक ही फलक दिख रहा है, इसलिए हम इसके विपरीत फलक पे अंक मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फलक यहाँ पर है तो इसका विपरीत फलक कहाँ होगा, यहाँ पर, जो एक दूसरे से क्या हुआ है, सटा हुआ है, इसलिए उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको। केवल अभी हम ऊपर वाले फलक का नीचे वाला जो फलक हमको दिखाई दे रहे हैं, दोनों फलक, ये दोनों फलक दिखाई दे रहे हैं, उनको ही हम ले रहे हैं। आप चाहें तो अब यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे, अगर 5 लिखा हुआ है 20 की जगह आपने मिटा के कितना कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, तो उधर कितना हो जाएगा, 4 का विपरीत, जिसमें 7 प्राप्त हो जाए 3। ऐसे ही आपने यहाँ पर कर दिया अगर 2, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2, और इधर आप लिख सकते हैं दूसरी जगह पर 5। तो 2 और 5, 2 का विपरीत होगा 5 और 5 का विपरीत होगा 2, जिसको आप हल करके पूरी तरह बता सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास में कोई भी पासे का उदाहरण आए, चित्र बना हुआ आ जाए परीक्षा में कि बताइए कि इसमें इसका जो सम्मुख फलक है, इसमें इस तरह से 5 और 6 हैं अंक, तो इनके विपरीत फलकों पर अंकों का योग कितना होगा, तो 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1। अब देखिए हमको एक उदाहरण दिया गया है, अगला जो इसका उदाहरण है उसमें हमको बताया गया कि 5 सेमी किनारों वाले, अर्थात भुजा है 5 सेमी वाले 5 घनों को, यहाँ पर 4 सेमी दिया गया, ध्यान से देखिए, 4 सेमी भुजा दी गई है हमको, या किनारा बोल सकते हैं इसको आप। 4 सेमी किनारों वाले 5 घनों को एक दूसरे से परस्पर सटाकर रखा गया है और एक घनाभ बनाया गया है। तो इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाते हुए यह बताने का प्रयास कीजिए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है, ये हमने बना दिया इसका एक तिर्यक चित्र, जिसकी भुजा एक कितनी दे दी हमको, 4 सेंटीमीटर। इसकी जगह आपको 2 सेंटीमीटर, 3, 5 कुछ भी दे सकता है, वो जितने भी घनाभ बोले आपको उतने घनाभ बनाने। अभी इसने हमको बोला है 5 घनाभ, तो हमने यहाँ पर बना दिए हैं कुल मिला के 5 घनाभ। प्रश्न बदल भी सकता है आपके, इसकी जगह हो सकता है 2 घनाभ हो जिसमें 2 ही सेंटीमीटर भुजा दे रखी हो, तो उसमें आपको 2 ही बनाने हैं, या 3 हो तो 3 बनाने हैं, 4 हो तो 4 बनाने हैं, 5 है तो 5। तो इस तरह से इसमें हमको 5 घनाभ हैं, उनको हमको एक दूसरे को सटा सटा के बनाना है, और ये बन गया उसका तिर्यक चित्र। 2 बातें पूछिए, एक तो उसने बताया है, बोला है कि इसका आप तिर्यक चित्र बनाइए, तो हमने तिर्यक चित्र बना लिया। उसके बाद में इसने बोला है कि तो बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। अभी जो हमको दिया गया है एक घन, उसका हमको किनारा दिया गया है, किनारा या उसको हम भुजा भी बोल सकते हैं, आपको बताया है, वो हमको दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब कुल घनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 5। कुल घन हमको ऐसे जोड़े हमने जो सटा कर रखे हैं वो है 5। तो आपको दिख रहा होगा कि जो लंबाई है वो कितनी परिवर्तित हो चुकी है। तो इस प्रकार जो बना है घनाभ, इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई बराबर, तो देखिए क्या बन रहा है घनाभ, इस प्रकार दिख रहा है आपको। एक घनाभ की लंबाई भुजा 4, दूसरे की भी 4, तीसरे की भी 4, चौथे की भी 4 और पांचवे की भी 4, क्योंकि सारे घनाभ समान भुजा के हैं और वही एक दूसरे से सटा के रखे गए हैं। तो इस तरह से हमको 4 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। तो इस तरह से जो घनाभ बन गया उसकी लंबाई हमको प्राप्त हो गई 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई में देखिए आप चित्र में, चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, तो चौड़ाई ऐसे कैसे रहेगी, चौड़ाई हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी आपको दिख रहा होगा, ऊंचाई में भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि एक ही घनाभ है। तो इस तरह से ऊंचाई भी इसकी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए उसमें आपको बस ध्यान रखना है कि घन में भुजा कितनी है, और जितने घन बोले हैं उतने घनों को आप बनाइए और उतनी बार उसकी लंबाई में जोड़ दीजिए।
तो नया घनाभ की बनेगी लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि किसी ठोस को अगर हम देखें और उसे काटें ऊर्ध्वाधर रूप से तो उसके कैसे भाग हमको प्राप्त हो सकते हैं। आप सबने देखा होगा डबल रोटी होती है। डबल रोटी जब हम लाते हैं तो वो एक पूरी तरह घनाभ के आकार में होती है। फिर जब उसको काटा जाता है तो आपने देखा होगा उसको ऊर्ध्वाधर काटते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर जब हम काटते हैं तो उसके विभिन्न भाग प्राप्त होते हैं हमको, और फिर वो बन जाती है ब्रेड। ब्रेड का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन वो पहले ब्रेड नहीं होती है। उसको पहले डबल रोटी, पूरा जो पैकेट आता है वो पूरा एक जुड़ा हुआ होता है। फिर उसको मशीन से बिल्कुल उसके समान भाग ऊर्ध्वाधर काटे जाते हैं, जिससे आप सबको ध्यान होगा उसका प्रत्येक फलक आपको दिखता होगा वर्गाकार होता है। ब्रेड आप सबने खाई है या देखी होगी, अगर नहीं भी खाई होगी तो आपका उसका फलक दिख रहा होगा वर्गाकार। जो ये वर्गाकार होता है ये प्रत्येक ब्रेड होती है उसकी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं, जो इस तरह की काट होती है ऊर्ध्वाधर काट, उसको हम बोलते हैं ब्रेड की अनुप्रस्थ काट। और जो ये अनुप्रस्थ काट होती है ये प्रत्येक प्रकार का एक क्या होता है, उसका वर्ग होता है। इस तरह से ये जो हम ब्रेड काटते हैं इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पूरी तरह ब्रेड का, जो हमारी डबल रोटी है उसका क्या भाग है, ये अनुप्रस्थ काट का भाग है। इस तरह से आपने देखा होगा रसोई में सेब हम काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, उनके विभिन्न तरह से काटने पर उनके अलग अलग भाग हमको दिखाई देते हैं, बाहर से अलग दिखाई देते हैं, और जब हम काट लेते हैं तो उसका आकार अलग तरीके का हो जाता है। तो इस प्रकार ये कहलाते हैं ठोस के विभिन्न भागों को देखने की प्रक्रिया, और उसके काट के देखना कि इसको हम किस प्रकार का आकार प्राप्त हो रहा है, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार, वृत्ताकार। तो आज हमने सेशन में देखा कि किस तरह से हम को अगर कोई आकृतियां दी गई हो तो उनको हम पहचान कर सकते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है।